हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं सीए कन्हैया मालपानी, आप सबके साथ हमारे यूट्यूब चैनल सीए टॉक पे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे सैलरीड भाइयों के लिए, सबके लिए, क्योंकि सैलरीड भाइयों का जो टैक्स है वो एट द पॉइंट ऑफ सैलरी जब रिसीव होता है उसी समय टीडीएस के रूप में कट जाता है। तो उसको कैसे सेव किया जा सकता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए हमने वीडियो बनाया पहले भी एलटीए का। अब सेकेंड वीडियो हम बना रहे हैं हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में। तो जानते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब क्या होता है। तो एचआरए का बेसिकली मतलब क्या होता है। एचआरए बेसिकली एम्प्लॉयज के सैलरी का पार्ट होता है, जो कि एम्प्लॉयर द्वारा बेसिकली जो एम्प्लॉयज के द्वारा जो रेंट पेमेंट किया जाता है उसका जो खर्चा होता है उसको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। ओके, समझ गए बात। तो सर ये एचआरए का जो हमें जो रिसीव होता है एज ए पार्ट ऑफ सीटीसी, इसका हम एग्जामिशन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए। जी हाँ, एचआरए के एग्जामिशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ कंडीशंस दे रखी है, वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। उसके बाद एक कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एचआरए की एग्जामिशन मिलती है। शुरुआत करते हैं कि क्या क्या कंडीशन एचआरए एग्जामिशन के लिए हमें सेटिस्फाई करनी होती है। एचआरए एग्जामिशन के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारा रेंट पेमेंट होना चाहिए। समझ गए, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर हम रेंट पे करेंगे तो हमको कुछ छूट मिलेगी, अदरवाइज तो किस बात की छूट मिलेगी। सर बात तो समझ गए। हमारा सबसे पहली कंडीशन है कि हमें एचआरए की एग्जामिशन के लिए रेंट पेमेंट होना चाहिए। ओके सर, रेंट पेमेंट तो हम कर रहे हैं बट एग्रीमेंट नहीं है तो चलेगा क्या। देखिए एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, बिकॉज एक रिटर्न एग्रीमेंट है वो ज़्यादा वैलिड प्रूफ होता है, इसलिए एक एग्रीमेंट भी बनाना चाहिए हमें, रेंट एग्रीमेंट। तो ताकि एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो रेंट पे किया था उसका एक टेनेंट के साथ एक करेंट एग्रीमेंट रहेगा, तो ये एक वैलिड प्रूफ रहेगा। कल को इनकम टैक्स वाले कुछ कोई नोटिस वगैरह दे कि आपने जो एचआरए एग्जामिशन की है उसका कोई वैलिड प्रूफ दो, तो अगर रेंट एग्रीमेंट होएगा तो ये एक वैलिड प्रूफ है। और उसके बाद अगर हम रेंट का पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा वैलिड प्रूफ माना जाता है। ठीक है सर। सर ये रेंट एग्रीमेंट है, ये कोई रेवेन्यू स्टाम्प पे बनाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप रेवेन्यू स्टाम्प पे बनाते हो तो ये और भी ज़्यादा वैलिड प्रूफ माना जाता है। ठीक है सर, ओके। इसके अलावा अगर आपका रेंट पेमेंट 10,000 से ऊपर है तो आपको टेनेंट का पेन नंबर भी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, ओके सर, समझ गए। सर अगर मैं रेंट का पेमेंट जो केस में करता हूँ चलेगा क्या। मेरे एडवाइस ये है कि अगर 10,000 से ऊपर आपका रेंट पेमेंट है तो आप बैंकिंग चैनल ही प्रीफर करें, और ऐसे जनरली बैंकिंग चैनल ज़्यादा वैलिड प्रूफ माना जाता है। ओके ठीक है सर, मेरा एम्प्लॉयर ने मेरे को बोला नहीं कि आप जो भी प्रूफ वगैरह सबमिट करो, और मेरे को भी दिमाग में आया नहीं और मैंने कोई भी तरह का प्रूफ सबमिट नहीं किया, और मेरा जो टीडीएस है वो कटता चला गया। देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आपने एम्प्लॉयर को अपने एचआरए के प्रूफ वगैरह सबमिट नहीं किए हैं तो भी आप एचआरए एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो। कैसे सर, ये एग्जामिशन क्लेम करने के लिए आपको जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उस समय क्लेम कर सकते हो। बस कंडीशन यही है जो हमने पहले डिस्कस की थी, वैलिड प्रूफ होना चाहिए, आपका रेंट पेमेंट होना चाहिए, तो आप एचआरए एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो, भले ही आपने एम्प्लॉयर को रेंट के जो प्रूफ वगैरह सबमिट किया हो या नहीं किया हो। ठीक है, चलिए सर अब बात ये है कि मैं जनरली सर पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ और मेरा ऐसा जनरल कोई रेंट का एक्सपीरियंस है नहीं, बट सर मैं फिर भी चाहता हूँ कि कुछ प्लानिंग कर लो। देखिए प्लानिंग करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, प्लानिंग कर सकते हो। बस एक ही चीज़ है जैसे हमने बताया है कि रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए पेरेंट्स के साथ ही आपका, और सेकेंडली आप अपने पेरेंट्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो रेंट है वो ट्रांसफ़र करते रहिए मंथ ऑन मंथ, और जब अपने पेरेंट्स का ITR फाइल करो उस समय उनकी इनकम में रेंटल इनकम भी शो करें। ओके सर, समझ गए। अगर हम उनके हैंड पे रेंटल इनकम शो कर देंगे तो ये एक और अच्छा वैलिड प्रूफ हो जाएगा। और सेकेंडली अगर हमने रेंट एग्रीमेंट एंटर कर लिया और उसके बेसिस के ऊपर हमने जो रेंट ट्रांसफ़र किया है पर मंथ, तो ये एक बहुत ही अच्छा वैलिड प्रूफ माना जाता है और हम उसके बेसिस पे एचआरए एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। ओके समझ गए। ठीक है सर, क्या मैं एचआरए एग्जामिशन क्लेम कर सकता हूँ अगर मैंने जो घर खरीदा है वो मेरी वाइफ के नाम है। जी हाँ, आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप अपने स्पाउस को रेंट पेमेंट करते हो तो उसका भी आप एचआरए एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो। बट इसके ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग जजमेंट है। कुछ जजमेंट बोलते हैं कि अगर आपने जेन्यूननेस प्रूव कर सकते हो तो आप कर सकते हो एचआरए एग्जामिशन अगर आप स्पाउस को रेंट पेमेंट करते हो। कुछ जजमेंट में ऐसा बोला गया है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं
तो फिर वो किस बात का रेंट पेमेंट कर रहे हैं और क्या मतलब HR एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं, तो ये एक फेक माना जाएगा। उस केस में आपको HR एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए डिफरेंट केस है। केस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ केस लॉ में बोला है कि अगर स्पाउस को रेंट पेमेंट किया तो आप HR एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो, बट कुछ लॉ में ये भी बोला गया है कि अगर आप स्पाउस को रेंट पेमेंट करते हो तो ये एक जेन्युइन प्रूफ नहीं माना जाएगा और आप HR एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़े अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ जजमेंट्स है। ओके सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ जजमेंट है वो हमारे फेवर में, तो कुछ अगेंस्ट में भी है। ओके, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि जो हम HRA एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं, इसकी जो आपने बता रहे थे सर कि कुछ मेथड होता है, इसमें कुछ कैलकुलेशन होती है। जी हाँ, ये इनकम टैक्स के रूल 2A में डिफाइन है। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें HRA की एग्जाम्शन मिलती है। वो कैलकुलेशन कैसी है? ये कैलकुलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले होता है कि आपका जो एक्चुअल रेंट पेमेंट कितना है। ओके, एक्चुअल में HRA आपको कितना रिसीव हुआ है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ओके, फर्स्ट कंडीशन है कि एक्चुअल HRA रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि 50% ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, DA अगर आपके केस में है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसका 50%। सर ये 50% सबके लिए नहीं, ये 50% ओनली फॉर मेट्रो सिटीज के लिए है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ओके, अदरवाइज 40% करना है आपको। ठीक है सर, थर्ड कंडीशन क्या है? रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। ओके, समझ गया। इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो आपका क्या होएगा? HRA एग्जाम्शन माना जाएगा। ठीक है सर, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं क्या? देखिए, एग्जाम्पल ऐसा है, मान सकते हैं कि अगर कोई मिस्टर राज है जो कि रेंट पेमेंट करते हैं 20,000 पर मंथ का, उन मिस्टर राज की जो सैलरी है वो बेसिक 20,000, HRA उनका 10,000 है और उनके अदर अलाउंसेस है वो 27,500 और उनके PF है वो 3,500 है। तो उनका ऐसे करके ग्रोस सैलरी होता है 61,000। तो इस केस के अंदर उनका सर किस हिसाब से उनका जो अमाउंट है वो डिफाइन किया जाएगा HRA एग्जाम्शन के लिए। तो इस केस के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि जो मिस्टर राज उनका एक्चुअल अमाउंट ऑफ द HRA कितना रिसीव हो, 1,20,000, बिकॉज 10,000 से उनको रिसीव हो रहा है। 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, वो भी कितना हो, 20,000 का 50%, 20,000 मल्टीप्लाई 12, 2,40,000, इसका 50%, 1,20,000। रेंट पेमेंट 2,40,000 माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी 24,000, तो ये हो गया 2,16,000। तो विच एवर इज लोअर, 1,20,000। तो मतलब 1,20,000 रिसीवर, 1,20,000 एग्जाम्शन, तो मतलब पूरा जीरो। ओके, ये हमारा मतलब ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। यस, ये अभी आपको HRA की एग्जाम्शन मिल जाएगी, तो आपको ये ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके सर, समझ गए, बहुत ही अच्छा। चलिए, अब हम बात करते हैं जी, हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बातें की थी वो सब समझ में आ गई है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सर अगर मैंने घर खरीद रखा है मेरे खुद के नाम पे, ओके समझ गए, बट मैं फिर भी सर HRA एग्जाम्शन क्लेम करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ क्या? देखिए, इसके अंदर कुछ अलग अलग केस की हम बात करते हैं। 3 केस हम लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि आपने घर खरीदा चंडीगढ़ में, बट आप रहते हो कहाँ हो जॉब के लिए? मुंबई में रहते हो। ये जॉब मान लो या बच्चे की चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए, कोई भी रीजन से। तो इस केस में आप जो घर खरीदा चंडीगढ़ में वो तो आपका पढ़ाई है या आपने रेंट पे चढ़ा दिया होगा, बट इधर आप रेंट पे कर रहे हो, तो इस केस के अंदर आप HRA एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो। ओके, समझ गया। ठीक है, सेकंड बात, सर मैंने घर खरीदा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में खरीदा है, तो उसका फिर मैं कैसे करूँ? मैं अभी तो मैं किराए पे रहता हूँ, बिकॉज मेरे को पोजीशन 2027 में मिलने वाला है। देखिए, जब तक आप वो क्या प्री कंस्ट्रक्शन का आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो तो लगने दो, उसके आप एग्जाम्शन क्लेम करते रहो, बट आप प्री कंस्ट्रक्शन हाउस में तो रह नहीं सकते हो। तो आपने जो रेंट पे घर लिया उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी रेंट पेमेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका जो कैलकुलेशन है वो कर लो और उसके हिसाब से आप HRA की एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो। ओके सर, समझ गए, ये भी बात समझ गए। सर मेरा केस ये है कि मैं चंडीगढ़ में घर लिया हूँ, मैं चंडीगढ़ में ही रेंट पे रहता हूँ, तो फिर मैं कर सकता हूँ क्या? देखो, इस केस के अंदर तो मेरी तो ना ही रहेगी, बिकॉज आपने जब चंडीगढ़ में घर ले रखा है फिर चंडीगढ़ में रेंट पे क्यों रहना? गवर्नमेंट कोई मूर्ख तो है नहीं। तो इसलिए आपको बेटर यही है कि आप जिस घर को आपने खरीदा उसी में रहिए, उधर ही जॉब कर रहे हो तो उधर ही रहिए। ठीक है, ओके सर, समझ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे कि सर अगर अगर समझिए कि जो हमने अभी बात की थी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके लिए फिर कैसे रहेगा? अभी हम बात कर रहे थे वो है सब एम्प्लॉयज़ के लिए, बट सर सेल्फ एम्प्लॉयड भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो
किराया भरते हैं उनको फिर HRA एग्जामेशन तो मिलेगा नहीं, बिकॉज HRA एग्जामेशन उन्हीं को मिलेगा जो एम्प्लॉयज है। तो इस केस के अंदर वो क्या कर सकते हैं, 80GG के अंदर 80GG के अंदर एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं। ओके, समझ गया। तो सर इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, उसके सैलरी का पार्ट नहीं है HRA, तो वो भी 80GG में क्लेम कर सकता है? जी हाँ, वो भी 80GG में क्लेम कर सकता है। बट एक बात का ध्यान रखना, 80GG में जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सेम एक मेथड बताया, आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, उसमें से जो सबसे कम आएगा उसकी आपको एग्जामेशन मिलेगी। इसकी मैक्सिमम कैपिंग है वो 60,000 है। और 80GG में जो आप एग्जामेशन क्लेम करोगे इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म का क्या नाम होएगा, वो फॉर्म का नाम रहेगा 10BA। ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। जी हाँ, ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर इसकी जो आप मेथड बता रहे थे, इसके लिए क्या होता है कि 60,000 पर ईयर मैक्सिमम जो आपने बताया, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है एक्चुअल में आप रेंट पे कर रहे हो -10% ऑफ द पर्सन एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, एडजस्टेड टोटल इनकम की बात करेंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन 25% ऑफ द इंडिविजुअल एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है कि इनकम आफ्टर एक्सक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर द सेक्शन 11(1)(a) एंड NRI अर्निंग, जो हम कंसिडर नहीं करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम के साथ ही जो हमने 80C से लगाकर 80U तक जो एग्जामेशन क्लेम किए वो भी हम एड बैक कर देंगे एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए। ठीक है, समझ गया सर? ओके, तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी। हमने HRA की जो भी बेसिक कंडीशंस थी वो समझ लिया है। HRA एग्जामेशन के लिए जो कैलकुलेशन थी, जो रूल 2A में डिफाइंड है, उसको समझ लिया है। कौन HRA एग्जामेशन क्लेम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो भी हमने समझ लिया है। पेरेंट्स का केस समझ लिया है, स्पाउस का केस समझ लिया है। अगर हमने रेंट पे पे कर रहे हैं और हमने घर भी खरीद रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसकी भी हमने कैलकुलेशन समझ ली है। तो ओवरऑल हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। साथ ही साथ जो हमारा ये नोट्स है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पूरा। आप वहाँ पे अच्छे से आप रीड भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। इसके अलावा आपको कोई डाउट रहे तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हो, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। ये वीडियो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।